हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 27 जून के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 जून के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिका का जो है भाग नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक प्लास्टिड्स जो है वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका प्लास्टिड्स है ना, ये आपके प्लांट सेल यानी पादप कोशिका का जो है ये भाग है, ना कि पशु कोशिका का। तो प्लास्टिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्लास्टिड है ना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड आपका क्रोमोप्लास्ट और थर्ड आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 जो आपके प्लास्टिड के जो प्रकार होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले, एक आपका ऑप्शन में दिया रहता है सेल वॉल के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका कोशिका भित्ति है ना, ये आपके जंतु कोशिका में जो ये आपका मौजूद नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में देखा गया कि प्लास्टिड्स ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, सेल वॉल जो है ऑप्शन में दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जंतु कोशिका में जो है ये आपका कोशिका भित्ति जो है वो मौजूद नहीं होता है। तो ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है पांड्यन साम्राज्य का जो है ये आपका मुख्य बंदरगाह था। तो देखिए, पांड्यन साम्राज्य का जो मुख्य बंदरगाह था ना, ये कोरकाई बंदरगाह था। तो कोरकाई बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कोरकाई बंदरगाह में जो है आपके मोती, मत्स्य पालन और चौक डाइविंग जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का जो है प्रावधान जो है वो किया गया है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 89 में जो है आपके सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का जो वो प्रावधान है। तो अनुच्छेद 89 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य पद जो है वो धारण नहीं करेंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 64 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुगा नवमी का जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, गुगा नवमी का जो त्यौहार है ना, ये आपके हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गुगा नवमी जो कि आपका हरियाणा राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसका जो है दूसरा नाम जो वो पूछा जाता है। तो देखिए, गुगा नवमी को जो है अलग अलग नामों से भी जो वो जाना जाता है, जैसे कि गुग्गा पीर, जहीर पीर और बग्गार पीर, बग्गार, इन नामों से जो है गुग्गा नवमी को जो है वो जाना जाता है। और कुछ बच्चों ने बताया कि हरियाणा ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गुग्गा नवमी का जो त्यौहार है ना, एक तो आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इसके अलावा आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपका हरियाणा नहीं दिया गया होगा तो हिमाचल प्रदेश या पंजाब में से, दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो वो जरूर दिया गया होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अरेबियन सी कोस्ट का जो वो नेम पूछा गया था। तो देखिए, अरब सागर में जो तट का जो नाम है, जैसे आप भारत का मैप देखोगे तो इस प्रकार आप देखोगे ये आपका अरेबियन सी हो जाता है इधर, और इधर जो हो जाता है वो आपका बे ऑफ बंगाल हो जाता है। तो देखिए, अरब सागर के तट में जो आपका ये तटीय मैदान, तटीय कौन कौन से हैं? तो देखिए, काठियावाड़ कोस्ट, इसके अलावा कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कन्नड़ कोस्ट, ये सब आपके अरब सागर के जो वो कोस्ट हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के तटीय क्षेत्र का, अगर लंबाई पूछा जाए कितना तक ये फैला हुआ है, तो देखिए, भारत का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये आपके 7516 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। और भारत के तटीय क्षेत्र में जो है आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपके आ जाते हैं।
और बंगाल की खाड़ी में आपके 4 राज्य आ जाते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब जो आपके पश्चिम बंगाल के जो है तटवर्तीय राज्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत जो है अन्य धर्म का जो वो पालन करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल जनसंख्या रहा था ना, ये आपका 121 करोड़ रहा था, जिसमें अगर हिंदू की बात कर ले तो हिंदू का जो जनसंख्या का प्रतिशत है ये आपका 79.8% रहा था। और मुस्लिम का अगर बात कर ले तो देखिए मुस्लिम का जो प्रतिशत रहा था जनसंख्या का ये आपका 14.2% रहा था। ईसाई की बात कर ले तो ईसाई का जो आपका 2.3% जो वो पॉपुलेशन रहा था। सिख की बात कर ले तो सिख का 1.7% आपका रहा था। बौद्ध धर्म की बात कर ले तो बौद्ध धर्म का जो आपका 0.7% रहा था। जैन धर्म का जो आपका 0.4% रहा था। और अन्य धर्म का जो आपसे पूछा गया था तो देखिए अन्य धर्म का जो प्रतिशत है ना ये आपके 0.7% रहा था। तो 0.7% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2011 की जनगणना में आपके जो 0.2% जो लोग थे ना वो धर्म को जो वो नहीं बताए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 6 आपके जो है वो प्रमुख धर्म जो वो 2011 की जनगणना में थी। और वो 6 प्रमुख धर्म आप देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इसके अलावा आपका एक जो है जैन। ये आपके जो है 6 प्रमुख जो वो धर्म थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उपाधियों का अंत यानी एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, ये जो आपका किस अनुच्छेद के तहत जो वो किया गया है। तो देखिए उपाधियों का जो अंत है ना ये अनुच्छेद 18 के तहत जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए उपाधियों का अंत ये जो आपका एक मौलिक अधिकार है और इसमें आपके भारतीय संविधान में ये जो आपके समानता के अधिकार का अंतर्गत जो है ये आ जाते हैं। और समानता का अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं तो ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये आपका समानता का अधिकार के बारे में जो वो बताता है। जिसमें अनुच्छेद 14 में जो है ये आपके कानून के समझ समानता को बताता है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो वो नहीं किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना ये आपका अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है ये आपके अनुच्छेद 17 में जो वो कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके बीसीसीआई के जो 36वें अध्यक्ष है ना ये रोजर बिन्नी है। और इनसे पहले जो आपके 35वें जो अध्यक्ष थे ये आपके सौरभ गांगुली थे। तो रोजर बिन्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात कर ले, बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है तो ये आपके राजीव शुक्ला हैं। और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है तो ये आपके जय शाह हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। इसके अलावा बात कर ले बीसीसीआई की स्थापना ये जो है कब किया गया था तो देखिए बीसीसीआई का जो गठन है ना ये आपके दिसंबर 1928 में किया गया था। और बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो देखिए बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये ग्रांट गोवन थे। और इनके जो पहले सचिव की बात कर ले तो पहले जो सचिव थे ये आपके एंथोनी डी मिलो थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनूप राग विलास नामक पुस्तक को जो है ये किसने लिखा है। तो देखिए अनूप राग विलास नामक पुस्तक जो है ये कुमार गंधर्व के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो कुमार गंधर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक आपका नाम है अनूप विलास करके। तो देखिए ये जो आपका अनूप विलास है ना जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर जो है लिखा गया एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को जो है ये रघुनाथ शिरोमणि के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुद्रा योजना जो है ये कितने प्रकार का होता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मुद्रा योजना में जो है एम का जो वो फुल फॉर्म पूछा गया था। और थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मुद्रा योजना में कितने प्रकार के जो है वो लोन दिए जाते हैं। तो देखिए मुद्रा योजना में जो आपके 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। और वो 3 तरह के लोन कौन कौन से हैं तो पहला आपका शिशु लोन जिसके तहत जो है 50,000 रुपये तक का जो कर्ज है वो दिया जाता है। सेकंड आपका किशोर लोन जो इस लोन के तहत जो है 50,000 से 5 लाख रुपये तक का जो कर्ज है वो दिया जाता है। थर्ड आपका तरुण लोन है और इस लोन के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो है कर्ज जो है वो दिया जाता है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मुद्रा
का जो है फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए मुद्रा योजना का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए मुद्रा योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपके 8 अप्रैल 2015 को जो है स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए पंडित रविशंकर की बात कर ले तो ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार वाद्य यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो है 2022 में कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो देखिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना की बात कर ले तो ये जो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और किस घराने शैली से, तो देखिए बनारस घराने शैली में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जो है कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो वो जाना जाता है। और इन्हें 2022 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि अंडर विच एक्ट दिल्ली कैपिटल फ्रॉम कोलकाता, यानी किस अधिनियम के तहत जो है आपका दिल्ली की जो आपका पहले जो भारत की राजधानी आपका जो कोलकाता था ना, वो दिल्ली जो है वो स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जो है जॉर्ज वी ने क्वीन मैरी के साथ ये घोषणा किए थे कि भारत की जो राजधानी है ना, ये कोलकाता से दिल्ली जो वो स्थानांतरित जो वो कर दिया जाएगा। और देखिए हार्डिंग के शासनकाल में जो है ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है ना, ये 1911 में कलकत्ता से दिल्ली जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन वास्तविक जो आपका स्थानांतरण हुआ था ना, ये आपका राजधानी का वो आपका 1912 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अधिनियम पूछा गया था, तो 1909 का अधिनियम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच ईयर एडेड 4 DPSP, यानी किस वर्ष में जो है आपके 4 जो है राज्य में के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है वो जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसी के द्वारा जो है आपके 4 नए निर्देशक सिद्धांत को जो वो जोड़े गए थे। और वो कौन कौन से अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A, ये 4 DPSP को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो वो जोड़ा गया था। तो आपका जो है वर्ष पूछा गया था, तो 1976 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर संशोधन पूछ ले तो 42वां संशोधन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बांग्लादेश का जो वो रैंक पूछा गया था। तो देखिए 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का जो रैंक रहा था ना, वो 121 देशों में 84वें स्थान पे रहा था। तो 84वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के पोजीशन की बात कर ले तो 2022 में भारत जो है 107वें पायदान पे रहा था। वहीं पाकिस्तान की बात कर ले तो 99वें पायदान पे रहा था। श्रीलंका जो है ये आपका 64वें पायदान पे रहा था। नेपाल की बात कर ले तो ये आपका 81वें पायदान पे रहा था। अफगानिस्तान जो इस सूची में 109वें स्थान पे जो वो रहा था। देखिए मैं इन सब देशों का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत के पड़ोसी देश से जो है आपके यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका 2022 की सूची। अगर 2023 की सूची की बात कर ले तो देखिए 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में जो भारत का रैंक रहा था ना, भारत 111वें स्थान पे जो वो भारत देश रहा था। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की बात कर ले तो देखिए पाकिस्तान जो है इस रैंकिंग में 102वें नंबर पर रहा था। बांग्लादेश जो है 81वें पोजीशन पर रहा था। नेपाल जो है 69 और श्रीलंका जो ये आपके 60वें रैंक पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच रिवर ज्वाइन चंबल फ्रॉम साउथ, यानी दक्षिण से जो है चंबल में कौन सी नदी मिलती है। तो देखिए चंबल की बात कर ले तो ये जो आपका यमुना नदी की जो है वो सहायक नदी है। इसके अलावा चंबल की सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए बनास नदी, छिप्रा नदी, मेज, चाकन नदी, बामनी, सिप काली सिंध, इसके अलावा जो है आपका छोटी काली सिंध, कुन्नो, ब्राह्मणी, परवन नदी, अलानिया, गुजाली, ये सब जो आपके चंबल के सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंचनजंगा जो है ये किस पर्वत श्रृंखला का जो है वो हिस्सा है। तो देखिए कंचनजंगा की बात कर ले तो ये जो आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी विश्व का सबसे अगर ऊंची पर्वत चोटी का पूछा जाए तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है। सेकंड नंबर पे आपका K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी जो वो कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो आपका कंचनजंगा
कंचनजंगा है और ये जो आपका ग्रेट हिमालय श्रृंखला का जो हिस्सा है, तो ग्रेट हिमालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कंचनजंगा के हाइट की बात कर ले तो देखिए कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ना, ये आपके 28,169 फीट में है और वहीं अगर मीटर में दिया रहे तो 8,586 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कंचनजंगा ये जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अरब सागर से उठने वाला मानसून जो है भारत के किन किन भागों में जो है ये अधिक वर्षा जो है वो करता है। तो देखिए अगर अरब सागर के मानसून की बात कर ले तो ये जो आपका वास्तव में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है मुख्य शाखा है, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट पर जो ये वर्षा करना शुरू करता है और इसके पश्चात अगले 15 दिनों के अंदर ही जो है ये आपके मैंगलोर तट होते हुए गोवा और महाराष्ट्र पहुंचकर जो है ये भारी वर्षा जो वो करता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो आपका सही होगा। तो आप बताइएगा कि ऑप्शन में आपका कौन सा राज्य जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये जो है कहाँ पर होंगे। तो देखिए 2026 का जो विंटर ओलंपिक है ना, ये आपके इटली के मिलान और कॉर्टिनिया डी एम्पेजो शहर में जो आयोजित किया जाएगा। तो मिलान और कॉर्टिनिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का जो आयोजन है ये आपका 30वां संस्करण होगा, जो कि आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2025 का पूछा जाए तो देखिए 2025 का जो आपका BFW वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा ना बैडमिंटन का, ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 5 ईयर प्लान से जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना था। तो देखिए पंचवर्षीय योजना में आपका जो एक स्टेटमेंट दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना से जो वो दिया गया था, यानी इसका जो है सक्सेसिव रेट जो है वो बताना था। तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा था ये आपका 1997 से 2002 तक रहा था और इसमें जो आपका लक्षित विकास दर जो था वो आपका 7.1% जो वो अनुमानित किया गया था, लेकिन इसकी जो वास्तविक विकास दर हुई थी ना वो 6.8% रहा था। यानी 9वीं जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका असफल रहा था। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना से दिया गया था, तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि काल रहा था ये आपका 2002 से जो है 2007 तक रहा था और इसमें लक्षित विकास दर जो है ये आपका 8.1% था, जबकि जो आपका वास्तविक वृद्धि जो हुआ था ना वो 7.6% ही जो वो रहा था। तो ये आपका इनमें से बताना कि आपका जो है क्या ऑप्शन में जो है किस प्रकार से जो वो दिया गया था। ऐसे मैंने ये दोनों जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो वो बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बता था कि कथकली में जो है कितने प्रकार का जो वो श्रृंगार होता है। तो देखिए कथकली में जो है 7 बुनियादी मेकअप का जो प्रयोग है वो किया जाता है और वो 7 मेकअप आप देख सकते हैं, पच्चा, पचपू, काठी, कारी, टाडी, मिनुक्कू, टेपू, ये सब जो आपके मेकअप के जो है 7 प्रकार के प्रयोग जो वो किए जाते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो वो जीता है। तो देखिए 2023 का हॉकी पुरुष विश्व कप का जो खिताब है ना ये फाइनल में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को हराकर जो वो खिताब जो वो जीता है और इसी के साथ जर्मनी ने अपना जो है वो तीसरा खिताब जो वो जीत लिया है। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें जो आपका इस टूर्नामेंट में टोटल 16 देश जो वो हिस्सा लिए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी अगर हिंदी में बात करें तो प्रबंधी जो आपके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है इनके प्रबंधी जो है आपके 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 17 अगर ऑप्शन में दिया गया था तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा गया होगा कि AAI के अकॉर्डिंग अगर नहीं पूछा गया होगा तो फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जो संख्या होती है वो आपका 34 होता है। तो अगर AAI के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया होगा तो 17 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर लें तो ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है ये वर्णित है, तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो ये आपका भाग 4A में वर्णित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसमें हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और किस समिति की अनुशंसा पर, तो देखिए सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से जो इसे अडॉप्ट किया गया है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका USSR, जिसका वर्तमान में अभी नाम जो है वो रूस है, रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस भाग को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है, तो देखिए भाग 3 को जो है ये आपके भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है, तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आपके लगातार जो है वो पूछे जा रहे हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका भाग 3 है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से में ये जो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो है वो वर्णित है। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है इसे अडॉप्ट किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंबुबाची मेला ये जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो देखिए अंबुबाची मेले की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक त्यौहार है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये असम के किस मंदिर में लगता है, तो देखिए अंबुबाची मेले की बात कर ले तो ये आपका असम में कामाख्या मंदिर में जो है जून के महीने में जो इसे मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा असम के अन्य मेले या फिर त्यौहार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका बिहू फेस्टिवल, ये आपका जो बिहू त्यौहार भी है, और बिहू जो है ये आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कितने प्रकार के बिहू होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए 3 प्रकार के जो आपके बिहू होते हैं, और तीनों प्रकार के बिहू का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा असम में मे दम मेफी फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है, माजुली फेस्टिवल भी जो है मनाया जाता है, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, इसके अलावा अली ए लिंगंग फेस्टिवल, ये सभी जो आपके असम राज्य के जो है वो त्यौहार हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि ओणम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो देखिए ओणम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य में एक फसल काटने का जो एक उत्सव है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ओणम जो है केरल में किसके आगमन के उपलक्ष्य में जो इसे मनाया जाता है, तो ये आपके राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है पोंगल, तो पोंगल आप ध्यान में रखिएगा कि ये भी आपका एक फसल काटने का उत्सव है, लेकिन ये जो आपका पोंगल उत्सव है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य का जो है ये आपका फसल काटने का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत के जो है वो लेखक कौन है, तो देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसकी जो रचयिता है ना ये मोहम्मद इकबाल है, तो मोहम्मद इकबाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका गीत है ये किस भाषा में लिखा गया था, तो इसे जो आपका उर्दू भाषा में जो वो लिखा गया था। इसके अलावा इस गीत को जो है तराना ए हिंद के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका गीत है ना ये मूल रूप से 16 अगस्त 1904 को जो है साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में जो इसे प्रकाशित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में किसका एकाधिकार को जो है ये समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन एक्चुअली आपसे ये पूछा गया था कि चार्टर अधिनियम 1833 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना ये किस देश के साथ अपना व्यापार जो वो समाप्त कर दिए थे, तो ये आपके चीन देश के साथ जो वो व्यापार जो बंद है वो कर दिए थे, और चाय के साथ भी जो वो बंद कर दिए थे, तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चार्टर अधिनियम 1833 के अन्य प्रावधान की अगर मैं बात कर लूँ
तो देखिए इसी अधिनियम में जो है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर 20 साल के लिए कंपनी के लिए जो है नवीनकृत पट्टा भी जो है वो आन दिया गया था। चीन और चाय के साथ ये जो है ये आपका EIC का जो व्यापार था ना, इसके एकाधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया था और यूरोप के अप्रवासी और भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण पर जो सभी प्रतिबंध थे ना, इसी अधिनियम के तहत जो वो आपके हटा दिए गए थे। और देखिए इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जो वो कर दिया गया था। प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां भी जो है इसी अधिनियम के तहत जो आपका समाप्त कर दिया गया था। भारतीय विधि आयोग की शुरुआत हुई और कानूनी का संहिताकरण भी जो है इसी अधिनियम के कारण जो ये आपका शुरू हुआ था और गुलामी का उन्मूलन भी जो है इसी अधिनियम के कारण जो ये आपका समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि PMSYM का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए PMSYM योजना का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होता है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को जो है फरवरी 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे आपका गुजरात के वस्त्रालय से जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बात कर ले ये जो योजना है ये किसके लिए जो है वो पेश किया गया था। तो देखिए ये जो योजना है ना, ये आपके असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है इसे पेश किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका PMSYM जो योजना है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा पेंशन योजना भी है और ये जो है किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि वेयर इज द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 हेल्ड, यानी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2023 का राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है ये आपके लेह के लद्दाख में आयोजित किया गया था, जो कि आपका 12वां संस्करण था। तो लेह का लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए आपका जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका ITBP रहा था और ITBP ने जो है 2023 में फाइनल मुकाबले में जो किसे हराया था, तो इसमें फाइनल मुकाबले में जो है लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराकर जो है ये तीसरी बार इसका खिताब जो वो ITBP के द्वारा जो है वो जीता गया है। ITBP का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। अगर आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में पूछा जाए तो देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है ये आपका 15वां संस्करण था और ये आपके भारत के उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था, तो ये आपका भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में जो है ये आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये बता दूं कि ये जो आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी है। यहाँ पर जो बैठने की क्षमता है ना, ये आपका लगभग 20,000 है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए इसका जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका जर्मनी देश रहा था। जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में जो है बेल्जियम को हराकर जो है अपना तीसरा खिताब जो वो जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून जो है भारत के सभी पर जो वो आपके बाध्यकारी होंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आपका कानून जो वो बनाया जाएगा वो भारत के सभी क्षेत्र में जो है वो आपके लागू किए जाएंगे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 141 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 141 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में जो है सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देता है। ये जो आपका किस अनुच्छेद में जो वो वर्णित है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में आपका ये कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के शुरू होने के बाद जो है पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को इसके संबंध के कारणों के बारे में जो है वो संबोधित जो है वो करेंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 176 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 176 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्लोज में ऑप्शन दिया गया होगा तो अनुच्छेद 176 का क्लोज 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से
कौन जो है कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? तो देखिए लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से जो संबंधित है ना, ये आपके पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाता है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से जो वो कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से जो है 1986 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो वो पाए जाते हैं? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर ले तो ये जो आपके उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ये आपके पाए जाते हैं, जो कि आपके निम्नलिखित पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु तट के कुछ हिस्सों में जो है ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका पश्चिमी घाट दिया गया था, तो पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि थियम सूर्यमुखी देवी ये जो आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो देखिए थियम सूर्यमुखी देवी ये जो आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का भी जो संबंध है ना, ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में जो है महिला श्रमिकों का जो है वो प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना में जो आपका कुल जनसंख्या में महिला श्रमिकों का जो प्रतिशत रहा था ना, ये आपके 25.6% रहा था। तो 25.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कुल जनसंख्या में कुल कार्यरत जनसंख्या अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत रहा था, तो ये आपका 39.79% रहा था, जिसमें कुल श्रमिकों में पुरुष का अगर प्रतिशत पूछ ले नेक्स्ट शिफ्ट में तो 53.26% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी है? तो देखिए ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस ये जो पुस्तक है ना, ये खुशवंत सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खुशवंत सिंह की एक और आपका बहुत सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो आपके खुशवंत सिंह के जो है द्वारा जो है वो लिखा गया था। और ये जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1956 में जो वो प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बात कर ले खुशवंत सिंह जो ये क्या थे? तो ये आपके भारतीय लेखक, वकील, राजनयिक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 1974 में जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और 2007 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार है, ये जो है किस वाद्यंत्र से जुड़े हैं? तो देखिए भजन सुपारी की बात कर ले तो ये आपके संतूर वाद्यंत्र से संबंधित है और इनका जो निधन है ये 2 जून 2022 को जो हो गया था। तो संतूर वाद्यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भजन सुपारी जी को जो है 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2004 में जो इन्हें पद्म श्री से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी, ये सब जो आपके प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में जो है सिजदा और पैबोस यानी सम्राट के पैर चुंबन की जो प्रथा है ना, ये शुरू जो है ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था? तो देखिए गयासुद्दीन बलबल के द्वारा जो है आपका सिजदा और पैबोस प्रथा की जो शुरुआत है वो किया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिजदा में जो क्या होता था? तो देखिए सिजदा में लोगों को जो है घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का जो वो अभिवादन करने के लिए अपने सिर को जो है जमीन से जो वो छूना पड़ता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो आपके डीपीएसपी है ना, ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपके भाग 4 में है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात कर लूँ तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी का वर्णन जो है वो किया गया है। और डीपीएसपी को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार ये जो आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात कर ले तो ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाए तो देखिए मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या देना वो आपका 7 था, और वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है, यानी एक आपका जो मौलिक अधिकार है वो किसे हटा दिया गया है। तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार था ना वो आपका पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे जो है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1978 में, इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 301 के तहत जो है एक कानूनी अधिकार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके अलावा अगर दूसरे की बात कर लें तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ बात कर ले तो ये आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये जो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो देखिए टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज्यादा जो रन बनाने वाले बल्लेबाज है ना ये भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। तो जसप्रीत बुमराह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह ने जो है 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में जो है 35 रन जो वो बटोरे थे। और किस गेंदबाज के खिलाफ, तो इनका नाम भी आपको यह ध्यान में रखना है। स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जो है जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में जो वो 35 रन जो वो बनाए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ ही जो है 2007 में जो है युवराज सिंह ने जो है 6 बॉल पे 6 छक्के भी जो वो मारे थे जो कि आपका T20 था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो विलय है ना ये जो ब्रिटिश साम्राज्य में ये कब किए थे। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे लॉर्ड इनको कहना बंद करो यार। डलहौजी ने अवध का जो विलय है ना ये 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में जो वो कर दिया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका TCS का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा जो वो टपक ही जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अवध किसने कहा था, कि अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक जो है वो चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। और ये जो है ये चेरी के बारे में जो वो वर्णन किया था। तो देखिए ये जो आपका डलहौजी के द्वारा ही जो कहा गया था कि अवध के राज्य के विषय में ये कहा था कि यह एक जो है चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में जो वो आ जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका कौन कौन से शहर जो है कब जो आपका विलय किया गया था। तो देखिए सतारा शहर का जो विलय है ये आपका 1848 में किया गया था। संबलपुर शहर का जो विलय ये आपका 1849 में किया गया था। जैतपुर शहर का जो विलय ये आपका 1849 में किया गया था। भगत शहर का जो विलय है ये आपका 1850 में। 1852 में जो है उदयपुर शहर का विलय किया गया था। 1854 में जो है ये आपका नागपुर शहर का जो है विलय किया गया था। और 1853 में जो है ये आपके झांसी शहर का जो वो विलय किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजय कुमार किचलू ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए विजय कुमार किचलू की बात कर ले तो ये आपके आगरा घराने से संबंधित हैं। तो आगरा घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें 2018 में जो है पद्म श्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माई लाइफ ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए माई लाइफ की बात कर ले तो ये आपके बिल क्लिंटन की जो ऑटोबायोग्राफी है। और बिल क्लिंटन जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के रूप में भी जो वो कार्य किए थे। और कब से कब तक, तो 1993 से लेकर 2001 तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो ये कार्य किए थे। तो बिल क्लिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसने भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में ही जो है पाठ्यक्रम जो वो प्रदान किए गए थे। तो देखिए 1825 में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय के जी के द्वारा ही जो है 1815 में आपके आत्मीय सभा की भी जो स्थापना जो वो किया गया था। और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही जो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन भी जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किस जनजाति की महिलाएं जो है चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है। तो देखिए चक्री नामक जो पारंपरिक लोक नृत्य है ना, ये आपके कंजर जनजाति के द्वारा जो वो किया जाता है। और ये जो कंजर जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में जो वो पाया जाता है। तो कंजर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि रण उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाए जाते हैं। देखिए ये हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रण उत्सव जो है ना, ये आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और आपका फेमस उत्सव है जो पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि लोकरंग उत्सव के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका लोकरंग उत्सव है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है ना, ये 5 दिनों तक जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऋग्वेद में कितने कुल जो वो कितने मंडल हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है आपके 10 पुस्तक यानी 10 जो है वो मंडलों का संग्रह है। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ऋग्वेद में आपके कितने सूक्त और कितने छंद में जो है छंद है। तो देखिए ऋग्वेद में आपके जो है 1028 सूक्त हैं और 10,600 छंदों में जो है ये आपका विभक्त है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 4 वेद हैं और वो 4 वेद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो आपके 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे जो पुराना वेद है ना, ये आपका ऋग्वेद है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द वर्ड लिब्रो इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स। यानी जो ये आपका लिब्रो टर्म है ना, ये किस खेल में जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए लिब्रो शब्द का जो प्रयोग है ना, ये आपके वॉलीबॉल खेल में जो है वो किया जाता है। तो वॉलीबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो पूछा गया था। तो देखिए बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका C6H6 होता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, जिसमें आपके 3 जो होते हैं वो आपके कार्बन के रिंग्स होते हैं और 3 जो होता है ना, वो आपका डबल बॉन्ड्स होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 3 जो है आपका यहाँ पर कार्बन का जो वो रिंग बना हुआ है और 3 जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं, एक आपका इस तरह से होता है, एक अपोजिट, मतलब कि अपोजिट में जो आपका डबल रिंग होता है। तो ये स्ट्रक्चर पे जिन्होंने भी क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो पूछी गई थी। तो देखिए हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हैलोजन के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए आवर्त सारणी के जो ग्रुप 17 होता है ना, उसे जो है हैलोजन ग्रुप भी जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और 18वें ग्रुप को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए 18वें ग्रुप को जो है वो आपका नोबल गैस जो है वो कहा जाता है, यानी उत्कृष्ट गैस जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ना, ये आपके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो है कब खुला था। तो देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो आपका 1962 में खुला था। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रिकेट में स्टंप की जो है वो ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टंप की जो लंबाई होता है ना, वो 28 इंच या फिर अगर सेंटीमीटर में बात कर ले तो 71.12 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका 28 इंच दिया गया था। तो 28 इंच आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषों के क्रिकेट में गेंद का जो है वजन पूछा जाता है। तो देखिए गेंद का जो वजन होता है ना, ये आपका 5.5 और 5.7 ऑन्स के बीच जो है वो होता है। वहीं अगर ग्राम में ऑप्शन दिया रहे तो 155.9 और 163 ग्राम के बीच जो है बॉल का जो है वो वजन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है गोवा का फोक डांस नहीं है। तो देखिए अगर गोवा के फोक डांस की बात कर ले तो देखिए देखनी, दशावतार, फुगड़ी, ढालो, धनगर नृत्य, गोफ, मुसलाम खेल, कुनबी, ये सभी जो आपके गोवा के लोक नृत्य हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2023 के अनुसार सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो कौन सा है।
तो देखिए 2023 के अनुसार सबसे लंबा जो रेल मार्ग है ना, ये आपका रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अगर किलोमीटर जो है ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये आपका 9289 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि द टर्म ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी ड्रिबलिंग जो टर्म है ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका ड्रिबलिंग शब्द है ना, ये आपके बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग बॉल को एक बार में एक हाथ से जो है लगातार फर्श पर जो वो उछालना होता है, और इसे ही जो आपका ड्रिबलिंग बॉल जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल के अन्य टर्म की अगर मैं बात कर लूँ, तो जैसे कि बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो और पीवट, ये सभी जो टर्म है ना, ये आपके बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुद्रा योजना में जो है एम का फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। और इसमें जो एम का फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका माइक्रो होता है। तो माइक्रो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मुद्रा योजना की बात कर ले, तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो है ये आपका 8 अप्रैल 2015 को जो वो शुरू किया गया था। और ये जो योजना है ना, ये आपके माइक्रो फाइनेंस संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संगठनों को जो है कम दाम पर ब्याज लोन प्रदान करने के लिए जो है इसको जो वो शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका मुद्रा योजना है, ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मुद्रा योजना में जो है आपके 3 तरह के जो लोन है वो प्रदान किए जाते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा योजना में शिशु लोन के तहत जो है कितने तक का जो कर्ज है वो दिया जाता है। तो देखिए मुद्रा योजना में शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपये तक का जो है वो कर्ज दिया जाता है। दूसरा जो है वो आपका किशोर लोन है, और किशोर लोन के तहत जो है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जो है वो कर्ज दिया जाता है। और थर्ड जो आपका लोन है वो आपका तरुण लोन है, और तरुण लोन के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो आपको कर्ज दिए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच पिक्स कम्स इनटू द काराकोरम रेंज, यानी काराकोरम रेंज में जो है इनमें से कौन सी चोटियाँ आती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका K2 है ना, ये आपके काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। तो K2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर K2 की बात कर ले, तो देखिए K2 जो है ये आपका विश्व का सबसे दूसरा जो है सबसे ऊँची चोटी है। विश्व के अगर सबसे ऊँची चोटी के बारे में पूछा जाए तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका K2 है। और इसकी अगर हाइट की बात कर ले, तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना, ये आपका 8,611 मीटर है। अगर फीट में ऑप्शन दिया रहे तो 28,251 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर काराकोरम रेंज की बात कर ले, तो देखिए काराकोरम रेंज को जो है पुराणों में इस पर्वतमाला का संस्कृत जो नाम है ना, ये कृष्ण गिरी यानी काला पहाड़ जो है इसका नाम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सभी जो श्रेणियां है ना, ये किस हिमालय के भाग हैं। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां जो है ये आपके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कौन सी है, तो ये आपका K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर सिर्फ भारत में फुल्ली अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपका कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा जो ये भारत में स्थित है, जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये कंचनजंगा की अगर हाइट की बात कर ले तो 8,598 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शैलेंद्र राजवंश के राजा जो ये किस धर्म को मानते थे। तो देखिए शैलेंद्र राजवंश के जो राजा थे ना, ये आपके बौद्ध धर्म के जो है वो सक्रिय प्रवर्तक थे। तो बौद्ध धर्म यानी बौद्धिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिडिफिकेशन का जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है ना, उसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको स्टेट साइकिल जो है वो समझा देता हूँ। तो देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड में बनता है तो इसे जो आपका सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड बनता है ना तो इसे आपका फ्यूज़न, जिसे जो है
मेल्टिंग भी जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका अपोजिट पूछा गया था, सॉलिडिफिकेशन का अपोजिट क्या होता है, तो ये आपका मेल्टिंग होता है। तो मेल्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लिक्विड से अगर आपका गैस बनता है तो ये आपका वेपोराइजेशन होता है। वहीं अगर गैस से अगर आपका लिक्विड बनता है तो ये आपका कंडेंसेशन होता है। अगर गैस से सॉलिड बनता है तो ये आपका क्या होगा, तो डिपोजिशन होगा। वहीं अगर सॉलिड से गैस बनता है तो ये आपका सब्लिमेशन होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 48A जो है ये आपका किससे संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, ऑप्शन जो था वो आपका अनुच्छेद 48A दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए जो है संविधान में आपका एक संशोधन किया गया था, जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन जो वो किया गया था। और 42वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 1976 में हुआ था। और इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में जो है अनुच्छेद 48A को जो वो जोड़ा गया था। और ये जो आपका अनुच्छेद 48A है ये आपके राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है ये प्रयास करेगा। ये आपका अनुच्छेद 48A में जो वो जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन में आपका ये दिया गया था और इसका जो आंसर होगा ना वो आपका आर्टिकल 48A होगा। तो आर्टिकल 48A आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो देखिए अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है वो वर्णित है। और भाग की बात कर ले तो भाग 4A में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी ना वो आपका 0 था। यानी मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है ये कब जोड़ा गया था। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर ले तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था इसके माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 11 मौलिक कर्तव्य से जो है आपके लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर 51A के क्लोज ए का अगर बात कर ले तो 51A के क्लोज ए में आपका कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और भारतीय संविधान के सिद्धांतों और संस्थानों का सम्मान करना। ये जो आपका अनुच्छेद 51A के जो है क्लोज ए में जो है वो आपका कहा गया है। 51A के अगर बी की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई को प्रेरित करने वाले उदात्त सिद्धांतों को बनाए रखे और इसे कायम करना। ये जो आपका बी में कहा गया है। वहीं अगर सी की बात कर ले तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ये जो आपका सी में कहा गया यानी तीसरे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। चौथे मौलिक कर्तव्य में जो आपका राष्ट्र की रक्षा करे और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ये जो आपका चौथे मौलिक कर्तव्य में जो वो कहा गया है। पांचवें मौलिक कर्तव्य में जो आपका धर्म, भाषा, स्थानीय वर्ग में मतभेद के बावजूद जो है सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को जो वो बढ़ावा देना है। और साथ ही में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार की जो वो निंदा करना है। ये जो आपके पांचवें मौलिक कर्तव्य में जो वो कहा गया है। छठे मौलिक कर्तव्य में जो आपका समग्र रूप से राष्ट्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की सराहना करे और उसकी रक्षा करे। ये जो आपके छठे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। जंगल, झील, नदी और वन्य जीवन सहित एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना और साथ ही सभी जीवित चीज़ों के प्रति दया दिखाना। ये जो आपके सातवें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। एक मानवतावादी दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक मानसिकता और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। ये जो आपके आठवें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। नौवें की बात कर ले तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहना। यह आपका नौवें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि देश लगातार प्रयास और सफलता की अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये जो आपके 10वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें अपने बच्चे या फिर प्रतिपाल्य यानी जिसे जो है आप गोद लिए हैं उन्हें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य में जो वो कहा गया है। तो ये सारे 11 मौलिक कर्तव्य को जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो वो किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि टीचर्स के द्वारा इससे पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वित्त आयोग में जो कितने मेंबर होते हैं। तो देखिए वित्त आयोग में आपके 5 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके 1 अध्यक्ष और 4 जो होते हैं वो आपके सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस कमीशन जो है एक आपका संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन है ये आपका 1951 में हुआ था। और वित्त आयोग के अगर पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके केसी नियोगी थे और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये आपके अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि आपके नीति आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष भी थे। और अरविंद पनगड़िया जो है ये कितने नंबर के जो है वित्त आयोग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये 16वें नंबर के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो वो नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले जो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये आपके NK सिंह थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है अतिरिक्त प्रभार लेने की शक्ति जो वो प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग जो है ये आपका शक्ति जो है वो प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 153 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर संशोधन पूछा जाए तो देखिए भारत में जो आपका 7वां संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका 1956 में हुआ था, इसमें एक ही व्यक्ति को जो है 1 या अधिक राज्यों के राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल के रूप में जो वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये संशोधन भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जागोई और चोलम ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। तो देखिए जागोई और चोलम की बात कर ले तो ये जो आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जो है 2 भाग हैं। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मणिपुरी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्याममणि देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए श्याममणि देवी जो है ये आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें ओडिसी नृत्य के लिए जो है 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि ओडिसी के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपके केलुचरण महापात्र है ना ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नर्तक है और इन्हें ओडिसी नृत्य के लिए जो है पहला जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2000 ईस्वी में जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुद्गल, कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्रा, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 में जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 75 की बात कर ले तो ये आपके मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधानों के बारे में जो है ये आपका बात करता है। जिसमें अनुच्छेद 75(3) की बात कर ले तो ये जो आपका इसके अकॉर्डिंग मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 में जो वो कहा गया है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 74 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में जो उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये मेगास्थनीज को जो वो भेजा गया था। और मेगास्थनीज ये कहाँ का राजदूत था। तो ये आपका ये यूनानी राजदूत था। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका प्रमुख पुस्तक इंडिका नामक जो पुस्तक है ना ये आपके मेगास्थनीज के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए अगर उड़ीसा के फोक डांस की बात कर ले तो देखिए घमूरा नृत्य, पाला नृत्य, डसकतिया नृत्य, दलखाई नृत्य, छाऊ नाच। छाऊ देखिए जो छऊ नाच होता है ना ये 3 प्रकार का होता है जो कि आपका कोलकाता का भी जो है लोक नृत्य है, उड़ीसा का भी लोक नृत्य और झारखंड का भी लोक नृत्य है, जिसे उड़ीसा में जो आपका मयूरभंज छऊ जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा कर्म नाच, गोटी पुआ, बागा नाच, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो कथकली दिया गया था।
तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना, ये आपके केरल राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली जो त्यौहार है ना, ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दीपावली का जो त्यौहार है ना, ये आपके कार्तिक मास के 15वें चंद्र दिवस पर जो ये मनाया जाता है, तो कार्तिक मास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो पर्व है ना, ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए अगर दशहरे पर्व की बात कर ले तो इसे जो आपका आसीन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका आसीन माह जो है वो दिया गया होगा, तो आसीन माह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर होली त्यौहार के बारे में पूछा जाए तो देखिए होली जो त्यौहार है ना, ये आपके हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में जो इसे मनाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो ये आपका फागुन मास होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर रक्षाबंधन की बात कर ले तो देखिए रक्षाबंधन जो ये आपका भाई बहनों का त्यौहार है, और इसे जो है श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन या फिर पूर्णिमा के दौरान जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए असद अली खान की बात कर ले तो ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है, तो रुद्र वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असद अली खान को जो है 1977 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें 2008 में जो है पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्र और उनके वादक की बात देख लें तो देखिए सितार में आपके कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखिए पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की बात कर ले तो देखिए अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक में जो आपके बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान और दयाशंकर जगन्नाथ, इनका जो संबंध है ये आपके शहनाई वादक से है। बांसुरी वादक में आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, इनका जो संबंध है ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक में जो आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, ये जो आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। वायलिन में आपके टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। पखावाज में आपके गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, इनका जो संबंध है ये आपके पखावाज से है। इसके अलावा अन्य बात कर ले तो देखिए रुद्र वीणा में जो आपके उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर, ये जो आपके वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठाकुर भिकम सिंह, जगदीश सिंह और पालधार रघु, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके मृदंगम से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, ये जो बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट का जो गठन है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना को जो है वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो 1992 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस बैंक के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था, तो ये आपके नाबार्ड के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना भी जो वो बन गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के तहत जो है बैंकों को एसएचजी के लिए जो है बचत खाता खोलने की जो है अनुमति प्रदान की गई है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का जो गतिशील अंग जो है वो कौन सा होता है। तो देखिए बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ना, ये आपका फ्लैगेलम होता है। तो फ्लैगेलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो है ये आपके प्रोकैरियोटिक ग्रुप से संबंधित है। और ये जो आपका किस प्रकार का जीव है, तो एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव है, जिनमें कुछ कोशिकांग और एक वास्तविक नाभिक यानी न्यूक्लियस का जो वो अभाव होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द गाइड बुक ये जो है किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका द गाइड बुक है ना, ये आपके R.K. नारायण के द्वारा जो है 1958 में जो है इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में जो वो लिखा गया था। तो R.K. नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि R.K. नारायण जी को जो है अंग्रेजी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसी उपन्यास के लिए जो है 1960 में जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम जो वो मालगुडी डेज है, और ये जो आपका मालगुडी डेज पुस्तक है ना, ये भी आपके R.K. नारायण के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैडमैन ये जो है किसकी बायोग्राफी है। तो देखिए बैडमैन की बात कर ले तो ये आपके गुलशन ग्रोवर की जो है वो जीवनी है। तो गुलशन ग्रोवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न से जो है वो कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए भूपेन हजारिका को 2019 में जो है मरणोपरांत इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए भूपेन हजारिका जो है ये आपके संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके असम राज्य से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत रत्न की बात कर ले तो देखिए भारत रत्न की जो स्थापना है ना, ये आपके वर्ष 1954 में किया गया था। और ये जो आपका 3 व्यक्तियों को जो उस समय जो वो दिया गया था, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे। तो देखिए सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को जो है ये पहली बार जो है 3 व्यक्तियों को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए तो ये आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। वहीं अगर भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला के नाम अगर पूछा जाए तो ये आपके इंदिरा गांधी थी। और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो ये आपके सचिन तेंदुलकर थे। और सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2024 में जो है कितने लोगों को जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया है। ये जो आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 71.20% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.50% रहा था। तो देखिए अगर महिला में भी पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य महिलाओं में कौन सा रहा था, तो ये भी आपका बिहार ही रहा था। दूसरे नंबर पे अगर महिला में पूछा जाए तो महिला में सबसे कम दूसरे नंबर पे जो है ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था दूसरे नंबर पे साक्षरता दर में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत के अगर साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है ना, ये 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था, जिसमें अगर सबसे साक्षरता दर वाला राज्य की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का जो साक्षरता दर आप यहाँ पे देख सकते हैं 94% रहा था। उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का नाम आता है। थर्ड में आपका मिजोरम राज्य रहा था। फोर्थ में आपका गोवा, फिफ्थ में आपका त्रिपुरा और सिक्स्थ में आपका दमन और दीव रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट पूछा गया था। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य रहा था ना, ये सिक्किम राज्य रहा था। और ओवरऑल अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा रहा था, तो ये लक्षद्वीप रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले तो देखिए भारत का जो जनसंख्या ये आपका 121 करोड़ रहा था। और इसमें जो है 2001 से लेकर आपका जो है 2011 तक कितने का जो है वो वृद्धि हुआ था, तो ये आपका 17.64% के जो है वो वृद्धि हुआ था। यानी 10 के वृद्धि दर अगर पूछा जाए कितना परसेंट रहा था, तो ये 17.64% रहा था, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का रहा था। उसके बाद आपका
आपका महाराष्ट्र राज्य का रहा था, उसके बाद आपका बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये क्रम जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य रहा था ना, ये आपका राजस्थान राज्य रहा था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य रहा था ना, ये आपका गोवा राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उस्ताद बुंदू खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो देखिए उस्ताद बुंदू खान की बात कर ले तो ये जो आपके पाकिस्तानी वाद्य यंत्र के वादक थे, जो कि आपके सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो सारंगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है कितने खेलों को जो है वो शामिल किया गया था। तो देखिए अगर 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर ले तो ये जो आपका 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक जो है ये आपके मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जो है 11 स्थानों पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपके टोटल 26 खेलों को जो है वो शामिल किया गया था। तो 26 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर KYG गेम्स की बात कर ले तो देखिए ये आपका जो पहला जो संस्करण हुआ था ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये आपका 2018 में हुआ था, और ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2019 में महाराष्ट्र में जो है आयोजित किया गया था। तीसरे संस्करण जो है आपका 2030 में जो है ये आपका असम में आयोजित किया गया था। चौथा संस्करण जो है 2021 में ये आपका कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था, और ये जो आपका चौथा संस्करण है ना, ये आपका 2022 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। इसके अलावा पांचवें संस्करण की बात कर ले तो ये जो आपका पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था, और हाल ही में जो आपका छठवां संस्करण है ना, जो कि आपका 2024 में हुआ है, और ये आपके तमिलनाडु के 4 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पूर्वी घाट की जो है औसत ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए पूर्वी घाट का जो एवरेज हाइट है ना, ये 600 मीटर है। तो 600 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पूर्वी घाट की सभी चोटियों में जो है सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो देखिए जो चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है ना पूर्वी घाट की, ये आपका महेंद्रगिरी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शेषचलम पहाड़ियाँ जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका शेषचलम पहाड़ियाँ है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो शेषचलम पहाड़ियाँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कथा सरित सागर ये जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव के द्वारा जो है इसे संस्कृत भाषा में जो वो लिखा गया है। तो संस्कृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका की गुफा में जो है किस प्रकार के चित्र हैं। तो देखिए भीमबेटका की गुफा की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और ये जो आपका शैल चित्र का जो है वर्णन किया गया है। तो शैल चित्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वास्को डी गामा जो भारत आया था उसकी यात्रा जो है ये किस देश से संबंध रखती है, यानी जब भारत आया था उससे पहले जो मतलब कि वास्को डी गामा जो है ये किस देश का यात्री था, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, या फिर किस देश से जो वो भारत आया था। तो देखिए वास्को डी गामा जो ये आपका पुर्तगाल से जो वो भारत आया था। तो पुर्तगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो ये भारत जो है कब और कहाँ पर सबसे पहले आया था। तो देखिए वास्को डी गामा जो ये आपका 20 मई 1498 को जो है केरल के कोझिकोड जिले के जो है कालीकट जो बंदरगाह था ना, ये सबसे पहले यहाँ पर ही जो है वो पहुँचा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ जो है स्कूल जो है ये किसने खोला था। तो देखिए अगर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर ले तो इसे जो आपका 1856 में जो वो पारित किया गया था, और इस अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत जो है भारत के सभी न्यायालयों में जो है हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी जो है वो बना दिया था। और इस अधिनियम के ये जो अधिनियम है ना, ये किसके कार्यकाल में जो वो इसका मसौदा जो वो तैयार किया गया था। तो इसे जो है डलहौजी के कार्यकाल में जो है इस अधिनियम का मसौदा जो वो तैयार किया गया था, और पारित जो ये किसके काल में हुआ था। तो ये आपका
1856 में जो है कैनिंग द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह था ना, ये जो आपके भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के जो है सबसे प्रमुख जो वो प्रचारक थे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख जो प्रचारक थे ये कौन थे, तो ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो स्कूल है ना पुणे में, ये गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो वो खोला गया था। तो गोपाल हरि देशमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि CWG यानी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया, यानी इंग्लैंड के जो है बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में जो है ये चौथे पायदान पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गेहूँ, जौ, राई सहित अन्य कुछ अनाजों में जो है आपके जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो है कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो देखिए अनाज में जो आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेन नामक जो प्रोटीन होता है ना, ये आपके अनाज में जो वो पाए जाते हैं। तो ग्लूटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।